सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पार्ट नंबर 6 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन का टॉपिक। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सोवियत सिस्टम क्या था और उसके डिसइंटीग्रेशन का जो वे था, किस तरीके से उसको डिसइंटीग्रेट करा गया था, वो पढ़ा था हमने। और वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज कि डिसइंटीग्रेशन के बाद लोगों को क्या फेस करना पड़ा था। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, मतलब उसके आफ्टर इफेक्ट क्या थे। डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, पर लोग जो चीज़ को फेस कर रहे थे, कंट्री में जो चीज़ें आ रही थी, वो सारी चीज़ें एक तरीके का परिणाम जिसको बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिजल्ट। अब सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ था, उससे प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे। किसके लिए? वर्ल्ड अफेयर के लिए, सॉरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। मतलब कि वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा, उससे सोवियत यूनियन से काफ़ी ज़्यादा डीप रिजल्ट्स निकले थे, जो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी थे, या फिर उनसे एटलीस्ट सीख तो ले ही सकते थे सभी लोग। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ब्रॉड काइंड के चेंजेस हम लोगों ने देखे थे, जो लोगों ने फेस करे थे। वैसे तो इससे बहुत, इसके अंदर मतलब कि एक, मतलब ये फर्स्ट एंड इट्स एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, इसके अंदर भी काफ़ी सारे, इतनी लिस्ट बन सकती है कि यहाँ पर लिखना इम्पॉसिबल है। यही आप लोगों की बुक में लाइन भी दी गई है। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। मतलब कि डिसइंटीग्रेशन के बाद जो पहली चीज़ लोगों ने फेस करी वो थी कि कोल्ड वॉर की जो कन्फ्रंटेशन थी, जो लोग आमने सामने आकर लड़ाई कर रहे थे, कौन? यूएसए और यूएसएसआर। कहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन इन लोगों ने करी थी? कोरिया में करी थी, जर्मनी में करी थी, बर्लिन में करी थी, सॉरी जर्मनी बर्लिन तो एक ही है, अफगानिस्तान में करी थी, कॉन्गो में करी थी। तो ये सारी जगहें जो थी, यहाँ पर जो इन्होंने कन्फ्रंटेशन करी थी, इन सभी चीज़ों का अब एंड होने वाला था। कैसे? देखो, जो ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था, आइडियोलॉजी के लिए तो लड़ाई कर रहे थे ना, अब वो कोई भी इशू नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर एंड हो रहा था। कोल्ड वॉर इसीलिए चल रहा था क्योंकि 2 आइडियोलॉजी वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करेंगे। अब जब एक रहेगी ही नहीं तो कोल्ड वॉर किस चीज़ का चलेगा? ठीक है, तो डिस्प्यूट्स एंगेज मिलिट्री ऑफ 2 ब्लॉक्स। डिस्प्यूट्स के चलते क्या हुआ कि जो मिलिट्री चीज़ होती है, मिलिट्री नाम के जो लोग होते हैं, लोग नहीं सॉरी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको एंगेज होना पड़ा था, उनको एंटर करना पड़ा था। और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन से थे? नेटो थे, वॉर्सो पैक्ट थे, ये सब। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक्स के आए थे ना। अब इससे क्या हुआ? ट्रिगर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग अ मैसिव आर्म्स रेस। इन लोगों के बीच में आर्म्स रेस हो रही थी ना, कि हम अपने पास आर्म्स बना के रख लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो इतनी तगड़ी आर्म्स रेस की प्रैक्टिस कर रहे थे, उन चीज़ों को डेवलप कर रहे थे, अपने वेपन्स को डेवलप कर रहे थे, कुछों को बना रहे थे, वो। सेकेंड चीज़, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्ट करना, मतलब कि ये लोग इकट्ठा कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स को भी बना कर अपने पास रखे जा रहे थे। तो डिस्प्यूट्स जो हुए थे उससे मिलिट्री ने 2 तरीके से एंटर करा था। एक तो मैसिव आर्म रेस हुई थी और दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स को इकट्ठा करा था। इससे क्या हुआ? इट हैज़ लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक। इससे ना मिलिट्री ब्लॉक का एग्जिस्टेंस आ गया। मिलिट्री हर देश में होती है, बट इससे उसका एग्जिस्टेंस जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब द एंड ऑफ कन्फ्रंटेशन डिमांड। अब अगर कॉन्फ्रंटेशन हमारी एंड हो रही है, अगर लोग आमने सामने आकर नहीं लड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? एंड टू दिस आर्म्स रेस। अब आर्म्स रेस भी बंद हो जाएगी। जब कोई लड़ ही नहीं रहा, कोई वॉर ही नहीं चल रही, तो फिर आर्म्स रेस क्यों करेंगे? आर्म्स रेस तो कोल्ड वॉर के अंदर कर रहे थे। अब जब कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो आर्म्स रेस क्यों चलेगी? ठीक है, एंड पॉसिबल या न्यू पीस। और एक नई तरीके की पीस जो है हमारे पास आएगी, वर्ल्ड उस चीज़ को देखेगा, क्योंकि अभी तक तो इन लोगों ने मार धाड़ करके पूरे पीस को ख़राब कर रखा था। वर्ल्ड पीस नाम का कोई वर्ड ही नहीं छोड़ा था। तो अब पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाली बात जो होगी शायद आ सकती है देश के अंदर। तो ये हमारा पहला कॉन्सिक्वेंस था, रिजल्ट था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है तो भी आप ऐसे ही लिखना, अगर 3 मार्क्स में आता है तो भी ऐसे ही लिखना। 6 मार्क्स में आप इसके अंडर 2 पॉइंट्स करना, इसके अंदर 2 पॉइंट करना, इसके अंडर 2 पॉइंट करना। ठीक है, उससे आपको 6 मार्क्स हो जाए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप लोगों को लिखना ही है हर आंसर में। अब सेकेंड है हमारा पावर रिलेशन चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अब पावर के जो रिलेशंस थे वो भी चेंज होने लगे थे। अब सोवियत यूनियन नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा था, तो कैसे चेंज हुए थे? इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन चेंज। मतलब कि
जिसकी पावर थी उसी के आइडियाज़ और उसी की इंस्टीट्यूशन जो थी उन वो चीज़ें लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी। लेकिन अब जब पावर रिलेशन चेंज हो रहे हैं, यूएसएसआर ख़त्म हो रहा है, यूएसए सिर्फ रह रहा है, तो अब जो इन्फ्लुएंस है वो भी चीज़ों का बदलेगा। अब लोग कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और उनसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। इससे क्या होता है कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो होता है वो हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ देता है। कौन कौन सी? देखो, रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट। एक तो देखो जो सुपर पावर बची हुई है रिमेनिंग कौन सी थी? यूएस। तो यहाँ तो वो हम लोगों को डोमिनेट करेगी और क्या क्रिएट करेगी? एक यूनिपोलर वर्ल्ड का माहौल क्रिएट करेगी या फिर एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना देगी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी थी डिफरेंट कंट्रीज़ और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। यहाँ तो अलग एक दूसरी कोई कंट्री आ जाए या फिर काफ़ी सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ मिलकर कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बना ले, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया की इकनॉमी, चाइना की इकनॉमी काफ़ी ग्रोइंग इकनॉमी थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरह रोल प्ले करें और ये मल्टीपोलर सिस्टम बना दें। तो ये 2 तरीके थे, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ थी जो कोल्ड वॉर के एंड से हमें मिल रही थी, ठीक है। अब क्या होता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना इतना भी ईजी नहीं होता। इसमें भी अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपको अपने जो भी आप लोगों के ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट चाहिए होता है और आपके अंदर काफ़ी सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए उस यूनिटी को बना के रखने के लिए। तो मल्टीपोलर बनाना इतना इजी नहीं था। तो इससे क्या होता है कि यूएस जो होता है वो सोल सुप्रीम पावर बन जाता है, मतलब कि एक अकेली सुपर पावर बन जाता है जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके पास पावर होती है, प्रेस्टीज होती है, कैपिटलिस्ट इकनॉमी होती है, इंस्टीट्यूशन होते हैं कौन से? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एडवाइज़र बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? देखो, गिव लोन्स फॉर ट्रांजेक्शन टू कैपिटलिज्म, मतलब कि जो कंट्रीज़ यूएसएसआर से अब जो हटी थी, डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो बची थी कंट्रीज़, वो क्या करती थी, अब उनको कैपिटलिज्म में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस शिफ्ट के लिए वो क्या करती थी, ये वाली इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, ये इनको फंड देती थी। यहाँ पे लिखा है ना, लोन देती थी इन कंट्रीज़ को, इन इकनॉमीज़ को, ठीक है। अब जो ये हमारे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ होते थे, इनके पास खुद के पास तो पैसा था नहीं, इनको फंड कौन प्रोवाइड करता था? यूएस प्रोवाइड करता था। तो इनडायरेक्टली पावर यूएस ही चला रहा था, बातें सारी यूएस की ही मानी जा रही थी, डोमिनेशन हमेशा यूएस ही कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या होता है, नोशन का मतलब होता है धारणा, विचारधारा, इसको बोलते हैं नोशन। अब लिबरल डेमोक्रेसी की जो थिंकिंग थी या फिर जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो इमर्ज हुई थी कैसे? एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। अगर किसी को पॉलिटिकली लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है तो लिबरल डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे, ये बताया गया है। क्योंकि एक ही पावर बची थी और जिस हिसाब से कंट्रीज़ अब एक दूसरे को अपने आप को ट्रांजेक्शन कर रही थी कैपिटलिज्म में, तो उससे पता लगता है कि शायद यूएस ही बेस्ट इकनॉमी है या फिर यूएस की जो ये है लिबरल डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी है वो बेस्ट है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है और इससे हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज़। अब कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो गई, पावर के रिलेशन बदल गए। थर्ड है इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज़। अब नई कंट्रीज़ भी इमर्ज हो रही थी, है ना। अब उनका क्या था, उनकी ओन मतलब खुद की इंडिपेंडेंट चॉइसेस थी और एस्पिरेशन थी, उनकी खुद की इच्छाएं थी, उनकी खुद की पसंद थी कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, हम ये चीज़ करना चाहते हैं। अब क्या होता है, बाल्टिक रिपब्लिक्स में 3 रिपब्लिक्स आते हैं ना, मुझे आप कमेंट करना। रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है। इसका मतलब जो होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो सिर्फ समझने के पर्पज़ से फोकस करना है इसको। जैसे इंडिया में क्या होता है, हमारा पूरा इंडिया है और उसके अंदर छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो क्या होता है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे जैसे इंडिया पूरा एज अ होल को हम इंडिया बोलते हैं ना, यहाँ पे उसको स्टेट बोल देते हैं। हम जैसे कंट्री बोलते हैं ना, ये लोग उसको स्टेट बोलेंगे। सेकंड, यहाँ पे हम जिस चीज़ को स्टेट बोलते हैं, ये इस चीज़ को रिपब्लिक बोल देते हैं। अब रिपब्लिक का ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से, इसका मतलब ये नहीं कि रिपब्लिक जो है वो स्टेट होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझाने के पर्पज़ से बताया है मैंने आपको। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि किसी देश की जो सुप्रीम पावर होती है, लाइक प्रेसिडेंट, वो क्या होती है, वो लोगों के थ्रू इलेक्टेड होती है। वो डायरेक्टली हो सकती है, इनडायरेक्टली होती है, बट वो मोनार्क नहीं होगा, ठीक है। तानाशाही वाली जो गवर्नमेंट होती है ना, वो नहीं होगी। बस वो ऐसा जो जगह होती है, ऐसी जो कंट्री होती है, ऐसा जो स्टेट होता है, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या था कि जो हमारे बाल्टिक रिपब्लिक्स थे और जो ईस्ट यूरोप की स्टेट्स थी, वो ईयू को ज्वाइन करना चाहती थी। ईयू था यूरोपियन यूनियन, ये आप लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे।
तो अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये EU को ज्वाइन करना चाहते थे, और EU क्या था, यूरोपियन यूनियन, जिसमें यूरोप मतलब यूरोप की जो कंट्रीज थी उनका यूनियन था ये, ठीक है। अब ये क्या था, बिकम पार्ट ऑफ नेटो। अब ये जो कंट्रीज थी, एक तो EU को ज्वाइन करना चाहती थी, दूसरा ये नेटो का पार्ट बन गई थी। नेटो क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो कि US के थ्रू हैंडल किया जाता था, वेस्टर्न अलायंस के थ्रू हैंडल किया जाता था, ठीक है। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी, मतलब कि तजाकिस्तान हो गया, वो जो वाला जो एरिया होता है ना, वो सारी, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सारा एरिया क्या था, ये सेंटर में पड़ता था। वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, ये अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज लेना चाहते थे, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में पड़ते थे, तो ये हर किसी से अपना रिलेशन बना सकते थे। तो क्लोज टाई विद रशिया, वेस्ट, US, चाइना और अदर, इन लोगों ने सारी बड़ी बड़ी इकनॉमी, डेवलपिंग और डेवलप्ड इकनॉमी से अपने रिलेशंस बनाना शुरू कर दिए, बहुत क्लोज, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मैनी न्यू प्लेयर्स, तो इससे पता लगता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम था उसमें काफ़ी सारे नए प्लेयर्स हमारे सामने आ रहे थे, और यही एक कॉन्सिक्वेंसेस था डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है। तो हमने 3 कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े, और आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका यही फॉर्मेट होगा आप लोगों के लिए, भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। So I hope you all like this video. If you like this video, then give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye.